तो क्लास 12 का आज हम चैप्टर देखेंगे सॉलिड स्टेट। तो लिखिए यहाँ पर सॉलिड स्टेट। अगर अभी मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इस चैप्टर बहुत आसान होता है और इसमें जो है जैसे कि हम लोगों ने 3 फेज होता है, जब जैसे हमको पता है एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक क्या होता है गैस। तो हम लोग गैसियस फेज पढ़ लिए थे क्लास 11th में और लिक्विड हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, जैसे बर्नौलीज थ्योरम वगैरह आप पढ़ते हो उसमें लिक्विड पढ़ते हो। और सॉलिड आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए सॉलिड स्टेट में सबसे पहला पॉइंट आता है कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड कैसे होते हैं। सॉलिड समझ में आया? चलो तो जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड क्या होते हैं, जैसे मैं मान लो I2 की बात कर रहा हूँ। I2 एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है, I2 है। और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बताओ? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। अगर I2 और I2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है तो सॉलिड I2 बनाते हैं, यानी I2 इस तरह से हो जाता है, एकदम पास पास आ जाता है और क्या बना लेता है बताइए, I2 मॉलिक्यूल। से I2 मॉलिक्यूल्स बन गया, इनके बीच में फोर्स क्या है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा है और ये दोनों मॉलिक्यूल पास पास आ गए, इसलिए सॉलिड हो गया। क्या हो चुका है, सॉलिड। और यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं मैं बात करूंगा Br2 का, तो देखिए ध्यान से Br2 है, अच्छा, और ये Br2 यहाँ भी है, अच्छा। अब इन Br2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, इसीलिए क्या बनते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बताइए, लिक्विड से बन जाते हैं लिक्विड। और यहाँ पर मैं लिखूंगा Br2 और यहाँ भी मैं क्या लिखूंगा बेटा, Br2। तो देखा इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बिटवीन मैक्सिमम और जो मिनिमम के बीच में आता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मॉडरेट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मॉडरेट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसमें मॉडरेट होता है। चलिए अब मैं बात करूं Cl2 की, तो Cl2 और यहाँ पर भी क्या है, Cl2, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। देखिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और ये क्या होते हैं, एक गैस होते हैं। क्या होते हैं बताइए, एक गैस। तो यहाँ पर क्या है, ए आपका है और यहाँ पर क्या है बताइए, ए आपके हैं। तो इनके बीच में फोर्स, ये देखिए बहुत ही दूर दूर है, यानी एक Cl2 यहाँ पे, एक Cl2 यहाँ पे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत लेस होगा। तो यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, इज वेरी लेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही लेस है, बहुत ही कम है, इसलिए इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम है। आ गया समझ में? तो इसको इसमें इसमें एक चीज का हम लोगों ने देखा कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है वो सॉलिड होता है, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है वो क्या होता है बताइए, वो गैस होता है। और जिसमें जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड एंड गैस होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। समझे? तो 3 चीजें आपको समझनी है। क्या समझनी है? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है वो लिक्विड होता है। देख लो इनके बीच में थोड़ा सा जगह है। और जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है, क्या होता है, गैस। समझ में आ रही बात, गैस। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, कि सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो हमको पता है सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, वाइब्रेशन होता है और भी बहुत कम होता है। और जो गैस होते हैं इनके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मूव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है गैस की। और सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड आर लेस, बहुत ही कम होता है। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। क्या होता है बताइए, बहुत ही हाई होता है। क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड आर लेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज वेरी हाई। ठीक है, तो इस बात का अपने ध्यान रखना है। चलिए
अब जो सॉलिड होते हैं कैसे होते हैं, सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, और लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मॉडरेट होता है, और जो गैस होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड एंड आर बताइए क्या, लेस, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज वेरी हाई। तो इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको लिख लिया होगा। तो आपको एक फेज भी याद रखना कि आयोडीन सॉलिड होता है, Br2 लिक्विड होता है और Cl2 गैस होता है, होता भी है रियल में, इसलिए इसका फेज याद भी होना चाहिए, ठीक है। चलो मिटाते हैं हम। चलो चलो, तो यहाँ पर अब दूसरा है टाइप ऑफ सॉलिड, इसको लिख लिया तुम लोगों ने। अब क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ सॉलिड्स में दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमार्फस सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमार्फस सॉलिड। अमार्फस, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, अमार्फस सॉलिड्स क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा क्या होता है अमार्फस सॉलिड्स, तो इनको हम देखेंगे कैसे कैसे क्या होते हैं। चलिए, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर मैं बात करूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अगर मैं क्रिस्टलाइन की बात करूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है बिल्कुल एक सिमिलर अरेंजमेंट होता है, यानी रेगुलर पैटर्न में मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, यानी रेगुलर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर होता है। तो यहाँ लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, रेगुलर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा, रेगुलर। तो सॉलिड है तो पास पास रहेंगे। हाँ, तो पास पास तो है ना, एक मतलब पास पास तो ही है, अब तुमको दिखाने के लिए बेटा पास पास बसने के कैसे कैसे मतलब होगा, ये पास पास ही है, अब दिखाने के लिए थोड़ा दूर तो बनाना पड़ेगा ना, बिल्कुल सटा सटा के बनाने का क्या मतलब है। तो इसमें क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न होता है, तो इसमें देखिए फिक्स या रेगुलर पैटर्न होता है, मतलब जैसे एक इतना गैप है इसमें, तो इसमें भी इतना गैप होगा, तो इसमें भी इतना गैप होगा, तो इसमें भी इतना गैप होगा, मतलब गैप फिक्स होता है। और जैसे मान लीजिए इनके इनके बीच में अगर इतना गैप है तो यहाँ यहाँ भी इतना गैप होगा, मतलब पैटर्न एक सिस्टमेटिक होता है जिसका स्टडी हम कर सकते हैं। पैटर्न क्या होता है बताइए, पैटर्न सिस्टमेटिक होता है जिसका स्टडी हम लोग कर सकते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर लिखिए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड पैटर्न आर फिक्स, क्या लिखेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ regular arrangements of molecules and pattern are fixed, regular arrangement of बताइए क्या, molecules and pattern are fixed, regular arrangement of molecules and pattern are fixed। अब यहाँ पर दूसरा एमॉर्फस में लिखेंगे इनरेगुलर पैटर्न होता है। इनरेगुलर पैटर्न का मतलब क्या होता है मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनरेगुलर पैटर्न का मतलब जैसे मॉलिक्यूल का जो पैटर्न है वो फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग पैटर्न है, मतलब देख लो इस तरह से लॉन्ग पैटर्न बनना, बड़ा बड़ा पैटर्न, इसमें शॉर्ट पैटर्न बनता है, मतलब जैसे दो बने उसके बाद तीसरा इस तरह से कहीं आ गया, कहीं भी आ सकता है, इस तरह से कोई मोटा मॉलिक्यूल आ गया, कोई छोटा आ गया, इस तरह से। मतलब मॉलिक्यूल का पैटर्न क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। ऐसे मॉलिक्यूल का पैटर्न क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, एक रेंडम पैटर्न होता है। तो यहाँ पे लिखिए पैटर्न आर नॉट फिक्स, पैटर्न क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, पैटर्न आर नॉट फिक्स, पैटर्न फिक्स नहीं होते हैं। एमआरएफ में पैटर्न फिक्स नहीं होते, पैटर्न में इसमें पैटर्न फिक्स नहीं होते। देखिए कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है, इधर पैटर्न फॉलो हो रहा है, इधर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। देखिए इरेगुलर अरेंजमेंट या शॉर्ट डिस्टेंस का पैटर्न बनता है, देखिए शॉर्ट पैटर्न बना, फिर यहाँ इरेगुलर हो गया, तो इस तरह से देखिए यहाँ भी शॉर्ट पैटर्न कुछ बन गया है, कुछ यहाँ भी शॉर्ट पैटर्न बन गया, मतलब जो पैटर्न बनते हैं बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में बनते हैं या नहीं बनते हैं, समझे, तो शॉर्ट डिस्टेंस पैटर्न बनते हैं। लिख लो एमआरएफ में क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस पैटर्न बनता है, या क्रिस्टलाइन में क्या होता है, रेगुलर पैटर्न बनता है, ठीक है। अब एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में फर्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे देखिए क्या क्या होता है। देखिए अब इसमें क्या होता है, देखिए तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लो इन लेयर के बीच में डिस्टेंस कम है, यस,
इन लेयर के बीच में डिस्टेंस कम है, इन लेयर के बीच में डिस्टेंस कम है, इन लेयर के बीच में डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर जैसे मान लो हमने 100 सेंटीग्रेड का एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक का मतलब जैसे एक बहुत बड़ा रॉड रख दिया जिसका टेम्परेचर क्या है बेटा 100 सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर कितना है 100 सेंटीग्रेड। तो जब इसको हम रखेंगे यहाँ पर इस कंपाउंड जैसे आपका एक होता है ना टेबल पर आप रख दो 100 सेंटीग्रेड का एक मतलब कोई भी टेम्परेचर का 100 सेंटीग्रेड का एक ब्लॉक रख दो, रॉड आयरन का ब्लॉक रख दो किसी भी चीज का। तो जब इसको आप रखेंगे तो बताइए क्या होगा। तो जो ही हमने इसको रखा तो बताइए क्या हुआ, कहेंगे जो ही हमने इसको रखा क्या हो गया, इस ब्लॉक को रखा 100 सेंटीग्रेड, तो ये वाला इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दिया, इसने इसको दिया, तो यहाँ पर देखना तो यहाँ पे 99 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। कितना आ गया 99 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब मैं इधर देख रहा हूँ तो इधर आ रहा है 98 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस इधर भी है। तो मतलब ऐसा क्यों हुआ कि मतलब इधर 98 टेम्परेचर आ गया और इधर 99 आया, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लो हो रहा था मॉलिक्यूल पास से फटाफट फ्लो हो जा रहा था और बीच में गैप ज्यादा होने की वजह से फ्लो अच्छे से हो नहीं पाया और क्या आ गया यहाँ 98 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया। आना चाहिए यहाँ भी 99, क्योंकि यहाँ 99 अगर इस कॉर्नर पे 98 आया तो इस कॉर्नर पे भी सॉरी इस कॉर्नर पे अगर 98 आया तो इस कॉर्नर पे भी 98 आना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर क्या है बताइए बीच में गैप ज्यादा है और बीच में गैप ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या है बताइए डिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए इसको 100% हीट ट्रांसफर नहीं कर पाए और यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो गया कम हो गया। तो हम देख रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट टेम्परेचर हो रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ इस डायरेक्शन में कुछ और टेम्परेचर है, इस डायरेक्शन में कुछ और टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसे पता चला फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसको फिजिकली हम टेस्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को, इसीलिए क्या बताओ फिजिकली टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो टेम्परेचर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है टेम्परेचर और हीट ये सब फिजिकल है। तो देख रहे हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट क्वांटिटी में हीट जा रहे हैं, तभी तो टेम्परेचर फर्क है। यानी यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन में चेंज है, इस डायरेक्शन में कुछ और है, नीचे कुछ और है। तो यहाँ जो भी कंपाउंड जो भी ऐसे मेटल्स होते हैं जो भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसको एनिसोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं एनिसोट्रोपिक, इसको बोलते हैं एनिसोट्रोपिक। तो यहाँ पे लिखेंगे इन केस ऑफ, इसमें लिखो क्रिस्टलाइन में लिखो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन, इन केस ऑफ crystalline structure, in case of crystalline structure, in case of crystalline structure, different physical property, in case of crystalline structure, different physical property, in case of crystalline structure, different physical property, different physical property are different directions, are different directions, are different directions, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन लिखिए, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन आर आल्सो नोन एज एनिसोट्रोपिक इन नेचर। जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में होता है उसको क्या बोलते हैं एनिसोट्रोपिक। आर नोन एज एनिसोट्रोपिक इन नेचर बिकॉज डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसलिए क्या हो गया एनिसोट्रोपिक है। क्या बताइए एनिसोट्रोपिक है। क्रिस्टलाइन क्या होता है एनिसोट्रोपिक इन नेचर होता है। आ गया समझ में। चलिए अब दूसरा एमार्फस। अगर एमार्फस में मान लीजिए हमने 100 सेंटीग्रेड का एक ब्लॉक यहाँ रखा है, कहाँ पर रखा है 100 सेंटीग्रेड का एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है, यहाँ पे अगर 100 सेंटीग्रेड का एक ब्लॉक रखा है मान लीजिए, तो यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड का ब्लॉक रखा तो 100 सेंटीग्रेड तो इसका टेम्परेचर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी 99 है, यहाँ पर भी 99 है, यहाँ पर भी 99 सेंटीग्रेड है, यहाँ भी 99 सेंटीग्रेड है, यहाँ भी 99 है, मतलब हर पॉइंट पे 99 ही है और सभी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है 99। तो यहाँ पर देख रहे हो कि सभी पॉइंट पे टेम्परेचर 99 है, इसका मतलब क्या हुआ ये आइसोट्रोपिक हो गया। क्या हो गया आइसोट्रोपिक। अब बच्चों को बिलीव नहीं होता कि सर इसमें हमेशा टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, जबकि इसमें हो गया रेंडम अरेंजमेंट है ना, तो इसको एनर्जी दिया इसने इसको एनर्जी दिया, सब मतलब इस तरह से रेंडम अरेंज है इसलिए सब बराबर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या बोलते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है जब फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में सेम होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोट्रोपिक। तो लिखिए in case of amorphous solids, 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 all physical properties equal in all directions,
equals in all directions, all physical properties equal in all directions is also known as isotropic in nature, is also known as isotropic in nature. उनको क्या बोलेंगे, is also known as isotropic in nature. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक, क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर. ठीक है, चलिए, तो आपको समझ गया एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक के दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए, तो ये चीज हम लोग को समझ गया. अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें हम लोग और क्या लिख सकते हैं, रेगुलर पैटर्न हो गया, आइसोट्रोपिक हो गया, एनिसोट्रोपिक हो गया. अच्छा, दूसरी चीज की मैं क्रिस्टलाइन में और क्या लिखूंगा, क्रिस्टलाइन में और दूसरी चीज, क्रिस्टलाइन में और दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्रिस्टलाइन में और हम क्या लिखेंगे, क्रिस्टलाइन में हम दूसरी चीज लिखेंगे कि यहाँ पर इसके एग्जांपल्स क्या हैं, क्रिस्टलाइन के एग्जांपल्स क्या है बेटा, या एग्जांपल या और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लिखो इट्स हैव शार्प, इट्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट. शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, शार्प SHARP, शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट. जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर 100 सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है, बॉयल हो जाता है 100 सेंटीग्रेड पर, इसका मतलब वाटर जो ही 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाएगा बॉयल हो जाएगा, लेकिन 99 तो बॉयल नहीं हो रहा है. अगर मैं बात करूँ आयरन की, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1700 सेंटीग्रेड होता है, तो 1700 सेंटीग्रेड पर आयरन जो होता है मेल्ट हो जाता है. तो आयरन 1700 सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर 1699 सेंटीग्रेड हुआ तो मेल्ट नहीं होगा. तो मतलब जो ही 1700 आएगा पूरा का पूरा आयरन क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. समझ रहे हो, पूरा का पूरा आयरन क्या हो जाएगा, 1700 सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, मेल्ट. पूरा का पूरा आयरन क्या हो जाएगा, 1700 सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, बताइए, मेल्ट हो जाएगा. आयरन कितना हो जाएगा, 1700 सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से शार्प पॉइंट बनाता है, इसलिए इसको हम लोग शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बताइए, शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. तो इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. जबकि एमार्फस की बात करूं तो एमार्फस में क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. देखिए इसमें मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन, मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन द रेंज, द रेंज. इसमें बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बिटवीन रेंज होता है. जैसे मान लो मैं बोलूँ 200 से 210 सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, 200 से 210 सेंटीग्रेड के बीच में पूरा का पूरा एक कंपाउंड पिघल जाएगा. तो क्या हो गया बताइए, एक रेंज में पिघल रहा है. तो मैं एक वही चीज मैं लिखा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन द क्या हो जाता है बताइए, रेंज. एक मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन रेंज में होता है, मतलब फिक्स पॉइंट नहीं होता कि 40 पर पिघल जाएगा, 50 पे पिघल जाएगा. तो एक एमॉर्फस में मतलब एक ड्रॉबैक है कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट डिफाइंड नहीं है कि 40 सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है. मतलब ऐसे बोल जाएगा, जैसे आप लिखते हो ना कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 78 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड, 78 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन इसमें एमॉर्फस में आप मेल्टिंग पॉइंट नहीं बता सकते, आप वो बता सकते हो 78 से 90 के बीच में हो जाएगा, इस तरह से बताइए, एक रेंज देना पड़ेगा. तो दोनों में फर्क है. अब अच्छा, जो ही ये खत्म होते हैं इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं. तो क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल्स क्या है, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे NaCl क्रिस्टल है, सुक्रोज, सुक्रोज यानी शुगर जो खाते हो आप, और बताइए, बिल्कुल H2O सॉलिड, H2O कोई भी हो सॉलिड वर्क है इस टाइप का. चलो, और इसके अलावा ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट के अलावा क्या, डायमंड. उसके बाद ALN एल्युमिनियम नाइट्राइड, समझ में आ रही बात, P4, S8, I2, जितने भी लिखे हैं एक्सेट्रा, ये सब क्या है बताइए, किसके एग्जाम्पल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल. किसके एग्जाम्पल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं. चलो, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल. ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या है एग्जाम्पल. अब मैं आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, आयनिक सॉलिड्स की. तो आयनिक सॉलिड्स की बात मैं कर रहा हूँ. चलिए, तो आयनिक सॉलिड्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो सॉरी एमॉर्फस सॉलिड्स की मैं बात कर रहा हूँ. तो एमॉर्फस सॉलिड्स में कौन आता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक बेटा. प्लास्टिक के अलावा चीज, पनीर, चीज, बटर, और क्या था, ग्लास. प्लास्टिक, चीज, बटर, ग्लास, और क्या होता है बताइए, रबर,
रबर। और रबर के अलावा क्या होता है? रबर के अलावा आपका क्या? सिलिका जेल, समझे? तो सब के सब किसके एग्जाम्पल है अमॉर्फस सॉलिड के? कौन कौन से? प्लास्टिक, ग्लास, रबर, सिलिका जेल, चीज, बटर, और आपका हो गया पेपर, जो पेपर हम लोग कॉपी में लिखते हैं, पेपर। प्लास्टिक क्यों? क्योंकि उसको जलाते हो प्लास्टिक को तो एक साथ नहीं जलता है, मतलब देखते हो टेढ़ा मेढ़ा जलता है। अगर उसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता तो एक साथ जलता। इसीलिए वो क्या है? एमॉर्फस है। एमॉर्फस जितने भी होते हैं एक साथ नहीं जलेंगे, टेढ़े मेढ़े जलेंगे। जैसे कागज, उसको जलाओगे टेढ़ा मेढ़ा जलेगा, एक साथ नहीं जलेगा, मतलब एक लाइन में नहीं जलेगा। ऐसे कागज जलेगा, ऐसे जल जाएगा, मतलब ऐसे कहीं कहीं ज्यादा जल जाएगा, कहीं कम जल जाएगा, इस तरह। इसलिए वो एमॉर्फस है। प्लास्टिक में भी वही काम है, ग्लास में भी वही काम है, जलाना नहीं है ग्लास को, ग्लास तो जलेगा नहीं। तो मतलब ग्लास भी होता है। ग्लास कैसे होता है? जैसे देखते बहुत पुराने घर होते हैं, तो उसमें खिड़कियों में जो दरवाजे होते हैं, नीचे स्लाइड करने पर वो जाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में जो शीशे होते हैं नीचे वाले मोटे होते चले जाते हैं शीशे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो जितना कंपाउंड पिघल के सब नीचे आ जाता है, नीचे वाला मोटा हो जाता है, ऊपर वाला क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, इस तरह से। इसलिए जो ग्लास होता है, खिड़कियों के ग्लास होते हैं, वो कुछ दिन बाद क्या हो जाते हैं? मतलब नीचे मोटे हो जाते हैं, ऊपर ऊपर क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आपका क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में अंतर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में अंतर, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद बोर्ड से चैप्टर निकाल दिया गया क्या? सॉलिड स्टेट निकाला गया क्या बेटा, कि पढ़ाया जाता है? क्या हुआ? डिलीटेड है। निकाला है। लेकिन अभी कोविड में डिलीटेड किया था ना, कोविड तो खत्म हो गया। सर अपडेटेड सिलेबस में से भी निकाल दिया। अच्छा, अपडेटेड में निकाला है ना, मुझे भी पता है। चलिए, कोविड में बीच में निकाला था ना ये सब। चलिए, हमेशा के लिए निकाल दिया, मतलब 11th में कर दिया होगा। लेकिन अभी जेई में है, नीट में भी ये चैप्टर है। चलो, अब दूसरा देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इसमें हम लोग एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में क्या क्या सीखे हैं, थोड़ा अभी किसी एक बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ, सारा एक्सप्लेन करेगा फटाफट, मतलब एक एक 10-15-20 सेकंड में सारा बता देगा। चलो भाई, देवांश बताओ तुम। देवांश, कैसे कैसे क्या किए हो, बताओ देवांश। सर हम सॉलिड को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सर मैं से अमॉर्फस ही बताऊं? हाँ, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों। पहले क्रिस्टलाइन बताओ। सर क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उनका स्ट्रक्चर मतलब क्या बोलते हैं, लिखे नहीं हो क्या तुम? हैं? सर उसका सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर होता है, अनइवन नहीं होता। हाँ, और अगर लिखे उसे नहीं हो कट इसका करें मतलब कहीं तुम से तो शार्प एजेस मिलती है। और उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स्ड होता है। और वहीं अमॉर्फस में रेंज होती है एक बहुत बड़ी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। उसको कट करने पे शार्प एजेस नहीं मिलती है, और वो टोटली सॉलिड नहीं कहा जाता, उसको ट्रू सॉलिड नहीं बोलते। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू बोलते हैं। चलिए, और बताओ। सर अमॉर्फस के एग्जांपल हो गए ग्लास और प्लास्टिक। जैसे वो जब थोड़े मोल्टन रहते हैं, जब वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं तो वो नीचे थोड़े से मोटे हो जाते हैं, ऊपर पतले, मतलब थोड़े सेमी सॉलिड होने की वजह से नीचे डेंसिटी ज्यादा रहती है उनकी। चलिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अब इसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ, क्योंकि हमारे पास हमको पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसके एग्जाम्पल को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप ऑफ क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? देखिए सर, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे पहले लिखे यहाँ पर आयनिक सॉलिड। क्या लिखेंगे? आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? अब आयनिक सॉलिड्स होते हैं जो जिसमें आयंस होता है। जैसे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, NaCl, इस साल नीट का क्वेश्चन है, पिछले साल गए NaCl पूछा था, Al2O3। कहीं भी अगर इस तरह से हो, NH4 का होल्ड वायस SO4, इस तरह से, क्योंकि ये आयन के फॉर्म में है ना बेटा, इसलिए कहीं भी NH4Cl हो, कुछ ये सब आयनिक है। ठीक है। उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन कौन से होते हैं? जैसे H2O और C4, S8,
I2, क्या होता है H2O, P4, S8, I2, है ना। और आप और बताओ, और बहुत सारे हैं बेटा, ठीक है, और बहुत सारे हैं, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं सारे, H2O, P4, और आपका बताइए। और इसमें जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकता हूँ आपको, जितने भी एग्जांपल होते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेट्रा, कोई मतलब इसका आगे नहीं है। ये P4 हो गया, S8 हो गया, I2CL2, Br2, कुछ भी लिख लो आपने, समझे। अब इसमें हम लोग तीसरे में आते हैं। अब इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड है, सॉरी कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, या इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, सिर्फ इसी को पढ़ना और किसी को नहीं पढ़ना। कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, तो कभी भी कोवैलेंट नहीं लिखता, हमेशा एग्जाम में नेटवर्क सॉलिड पूछता था कि डर लग जाए देख के। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, डायमंड, यस, ग्रेफाइट, डायमंड, P4O10, सिलिका, सिलिका बेटा है, सिलिका समझ रहे हो, सिलिकॉन, सिलिकॉन एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, सिर्फ सिलिकॉन अकेले, बहुत सारे सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, इस तरह से, ALN, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ग्रेफाइट, डायमंड, P4O10, SiC, ALN, एक्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हीलियम को भी लिख लीजिए आप, सब एक्सेट्रा लिखिए, हीलियम भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्योंकि हीलियम तो एटॉमिक सॉलिड है। एटॉमिक सॉलिड कैसे होता है, जब दो एटम पास पास आएंगे तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना। एटॉमिक सॉलिड का मतलब एटम अकेले है, तो अकेले कहाँ सॉलिड कौन बना पाएगा। अब इसके बाद आता है मेटेलिक सॉलिड, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, नीचे जगह नहीं। तब हीलियम तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती ना। कूलिंग कर देंगे तब करेगा, बर्फ भी तो नहीं करता है सॉलिड स्टेट में कूलिंग, तो उसको क्यों पड़ेगा। कूलिंग कर दिया उसका, बर्फ का, लिक्विड से क्या हो गया, सॉलिड हो गया। किसी भी गैस को, CO2 गैस कैसा होता है, CO2 को भी तो कूल कर दिया जाता है, कूल करने पर सॉलिड हो जाता है। किसी भी गैस को आप कूल करके सॉलिड कर सकते हो ना, गैसेस स्टेट में पढ़ाया जाता है। चलिए फोर्थ वाला, मेटेलिक सॉलिड, क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, जो मेटल सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे आयरन, जैसे Ag, Au, प्लेटिनम, एक्सेट्रा, सब मेटल्स होते हैं। अब मेटल सॉलिड्स क्यों होते हैं बताइए, कर्नेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड के कारण होते हैं, तो ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड मेटेलिक सॉलिड होता है। इसमें क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड, क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड, क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड, क्या होते हैं इसमें बताओ, मेटेलिक सॉलिड। यस, इसको मिटा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है। तो इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, डायमंड, P4O10, SiC, ALN, एक्सेट्रा। अब बताइए सिलिकॉन क्यों लिख दिया, अब सिलिकॉन ऐसे लिख दिया हमने, देखो सिलिकॉन के बहुत सारे मॉलिक्यूल इस तरह से मिले रहते हैं, इस तरह से, इसलिए यह कोवैलेंट नेटवर्क बनाते हैं। इस तरह से नेटवर्क का मतलब बहुत बड़ा, इस तरह से बनाते चले जाते हैं। तो ये सिलिकॉन अकेले इस तरह से 4 वैलेंसी होती है, आपस में कंबाइन हो जाती है, क्योंकि एक मोल में तो 6 × 10⁻22 मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो इस तरह से इसको इस तरह से करते हैं। आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है आपका। चलिए अब दूसरा देख रहे हैं, 4 हो गया बेटा, दूसरा चीज। चलिए हम लोग 4 पढ़ लिए, अब दूसरा चीज देख रहे हैं क्या होता है। ठीक, तो हम लोगों ने अभी तक ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब चीजें पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लैटिस पॉइंट क्या होता है ये देखते हैं। इसको देखते हैं लैटिस पॉइंट, LATTIC, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या है, लैटिस पॉइंट कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल एक ऐसा टर्म है जिसको देख के डर लगता है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखिए क्या है, जैसे मान लो एक लाइन में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, और यहाँ मान लीजिए 4 बच्चे, फिर ये आपका 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे और 8 बच्चे। तो इस तरह से सिस्टमेटिक पैटर्न में बच्चे खड़े हैं। अब 3D में बच्चे कैसे हैं, 3D में, 3D मतलब है क्योंकि इनकी लेंथ होगी, हाइट होगी, विड्थ होगी कुछ बच्चों की, ये 3D में है। अब इनको मैं बोलूँ नहीं, मैं इनको 2D में रिप्रेजेंट करूंगा, यानी एक बच्चा बराबर 1 पॉइंट, 2 बच्चा बराबर 2 पॉइंट, 3 बच्चा बराबर 3 पॉइंट, 4 बच्चा बराबर 4 पॉइंट।
5 बच्चा बराबर 5, 6, 7 और 8। ये आपके लैटिस पॉइंट, ये क्या है लैटिस पॉइंट। और ये लैटिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, लैटिस पॉइंट का सिंपल सा मतलब ये है कि बताइए क्या 3D रिप्रेजेंटेशन किसमें हो रहा है 2D में, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल है ना 3D टू 2D, मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल 3D टू 2D, यानी 3D का 2D में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, यही आपका क्या है बताइए लैटिस पॉइंट। तो ये आपके लैटिस पॉइंट है, 1 लैटिस पॉइंट, 2 लैटिस पॉइंट, 3 लैटिस पॉइंट, 4 लैटिस पॉइंट, 5, 6, 7, 8। अब जैसे मान लो बहुत बड़ा बड़ा कोई चीज है, मान लो कार खड़ी है कार, उनको रिप्रेजेंट करना मतलब बड़े मॉलिक्यूल को छोटा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका है लैटिस पॉइंट। समझ में आ रही है, लैटिस पॉइंट क्या है 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, 3D मॉलिक्यूल को 2D में चेंज करने का क्या है एक तरीका है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या है क्या बताइए एक वे है रिप्रेजेंट करने का 3D मॉलिक्यूल को 2D में। लिखिए lattice point is a way to represent, lattice point is a way to represent 3D molecule to 2D molecule। lattice point क्या है way of representation 3D molecules to 2D molecules। है समझ में, इस तरह से ध्यान रखेंगे। मैं 3D molecules आ गया समझ में। तो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं लैटिस पॉइंट। चलिए अब इसके बाद हमारा आता है लैटिस पॉइंट के बाद एक टर्म आता है यूनिट सेल। या यूनिट सेल को समझने से पहले हम क्यूब के बारे में आज बहुत सारी चीजें सीखेंगे। क्यूब, तो क्यूब है, अब क्यूब के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता भी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता है, क्योंकि क्लास 8 की चीज है लेकिन इसकी जरूरत आगे पड़ती रहती है, इसलिए इसको हम क्यूब के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बात को अपने बोर नहीं होना कि मुझे आ रहा है, क्योंकि इसमें तुम लोगों को अभी इसी में क्वेश्चन दूंगा तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख के अपने को करना है। तो सबसे पहले हम एक क्यूब बनाएंगे। क्यूब बनाने का प्रॉपर वे इस तरह से होता है कि स्क्वायर बनाते हैं, इस स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर इस तरह से बनाते हैं, फिर इनको इस तरह से मैच करा दिया जाता है एवरी कॉर्नर से, इसको हम लोग क्यूब बोल देते हैं। क्यूब में सारे लेंथ सेम होते हैं, जैसा कि तुम्हें पता भी होगा, क्यूब में सारे लेंथ क्या होते हैं, सारे एज लेंथ सेम होते हैं। जैसे ये जो लेंथ है आपका ए क्या है बताइए, ए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है ए है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बताइए, कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है ए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है बताइए ए। ये सभी डिस्टेंस ए है। तो आगे समझ में, सभी डिस्टेंस क्या है ए। सबसे पहला ए वाला जो क्यूब है इसका कॉर्नर है, यानी क्यूब के कुल कितने कॉर्नर होते हैं 8 कॉर्नर होते हैं, जो मैं लिखवा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखेंगे कॉर्नर ऑफ क्यूब, पहला पॉइंट लिखेंगे कॉर्नर, यहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊपर कॉर्नर। कॉर्नर कितने कॉर्नर हैं कुल 8 कॉर्नर 8 है, कैसे पता, एक कॉर्नर ए है, एक है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कितने कॉर्नर 8 कॉर्नर। कितने कॉर्नर है क्यूब के 8 कॉर्नर। कॉर्नर कितने हैं क्यूब के 8 कॉर्नर है। दूसरा चीज, दूसरा फेस कितने हैं, फेस, इसके फेस कितने बेटा 6, एक ऊपर एक नीचे एक इधर एक आगे पीछे, कितने फेस हो गए 6। बता दूं कैसे, एक ऊपर एक नीचे एक इधर एक पीछे और एक इधर, फेस कितने बताइए टोटल 6 फेस। फेस डायगोनल कितने हैं 3rd पर, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल कितने हैं 12। कैसे, एक फेस पे 2 डायगोनल होते हैं, एक फेस पे कितने डायगोनल होते हैं 2, ये फेस डायगोनल होते हैं। क्या होते हैं फेस डायगोनल, फेस डायगोनल है, इनकी लेंथ है इनकी भी लेंथ है। ठीक है, तो फेस डायगोनल होते हैं। 4th पॉइंट, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल √2 है। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितने होंगे बताइए, √2 इंटू ए। कैसे, पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाइए इससे, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसको एक्स मान लीजिए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा √2 इंटू ए। चलिए अब 5वां पॉइंट, बॉडी डायगोनल या एज, एज नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ एज, एज कितने बेटा 12, कुल 12 एज है। कैसे मैं बता रहा हूँ,
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। टोटल एज कितने बेटा? 12 एज है। नंबर ऑफ एज कितने हैं? 12। चलिए 6 देखिए। 6 क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एज कितने बताइए? 12। 6 पॉइंट्स क्या है? बॉडी डायगोनल लेंथ। बॉडी डायगोनल कितने हैं? बॉडी नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितने हैं? बॉडी डायगोनल, अरे भाई बॉडी डायगोनल कितने हैं बताइए? चलो भाई बॉडी डायगोनल कितने? 4 बॉडी डायगोनल, क्योंकि कॉर्नर तो बेटा 8 है और हमको पता है कि एक कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल जाएगा। देखो यहाँ पे एक हो गया, बोलिए। इसी तरह से 4 हैं और यहाँ पर एक क्या है? बॉडी डायगोनल है बेटा। ये जो ब्लू कलर का वो क्या है? बॉडी डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल यहाँ लिखना चाहिए 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने बेटा? 6। उसके बाद 7 पॉइंट, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होगा? लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होगा? तो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? हमको पता है कि पाइथागोरस से ए वाली लेंथ जो होगी, एक मिनट कहाँ गया रेड पेन, बता रहे हैं। रेड से नहीं हो पाएगा, ब्लैक से ही करना पड़ेगा। ए वाला लेंथ तो ए है और ए वाली लेंथ क्या है? √2 इंटू ए भी निकाले हैं हम लोग। ए वाली लेंथ √2 इंटू ए और ए है। अब इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इसको x मान लेंगे, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस √2 इंटू ए का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? √3 इंटू ए। समझे? इसको फिगर को बनाना भी है तुमको कॉपी में, नहीं कि हमको आता है क्यूब क्यों बनाएंगे, हम नहीं बनाना है। तो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा? √3 इंटू ए। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब 8वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है? वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा? बता, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा? ए क्यूब होगा। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें तुम्हें वैसे भी पहले से पता थी। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा काम है बताना शुरू से, इसलिए मैंने बताया। इसको लिख लीजिए अच्छे से, इसको बना लीजिए। ठीक है, फटाफट बनाओ। लिखे ना, कॉर्नर फेस, फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब होता है। बना लिए तो बोल देना हो गया। हो गया क्या? सर यूनिट सेल की डेफिनेशन? मैं अभी लिखवा रहा हूँ बेटा, मैं परेशान हूँ। अभी तो क्यूब पढ़ा रहे, इसके बाद यूनिट का नंबर आएगा। तुम उसके लिए परेशान मत रहो, थ्योरी हमारे पास है, मैं लिखवाऊंगा, परेशान। चलो बस, अब इसको मिटा दें। ये सब चीजें पता होनी चाहिए और बच्चों को पता भी होती है, क्लास 8 9 में बता दिया जाता है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ थोड़ा सा बताया जाता ताकि किसी को बोले ना। चलो भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो ध्यान से। अब यहाँ पर लिखेंगे यूनिट सेल। क्या लिखेंगे? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है बेटा बताओ? तो बोलेंगे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट।
called smallest repeating unit is called unit cell. यूनिट सेल, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे मान लीजिए कि मैं इस तरह से एक दीवार बनाया हूं जो घर में ईंट होती है, इस तरह से मैंने बनाया है। yes. और मान लीजिए कि ये वाला पार्ट बार बार रिपीट कर रहा है, इससे स्मॉलेस्ट कोई है ही नहीं, क्योंकि घर में जो ईंट होती है वही तो स्मॉलेस्ट। देखिए तो यही आपका क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। क्या हो गया, यूनिट सेल, जो कि इतने बड़े सेल को बनाया, तो ये आपका यूनिट सेल क्या हो गया, यूनिट सेल। और ये पूरा क्या हो गया, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। एक सेल हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, यूनिट सेल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल। ठीक है, तो सेल पूरा और उसमें से यूनिट सेल एक पार्ट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, ये यूनिट सेल है। और ये क्या है, सेल। अब जैसे इसको मैं एक क्यूब से बना के अगर समझाऊं आपको, तो इस तरह से मैं समझा सकता हूँ। थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा हमें समझाने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक रिपीटिंग यूनिट में बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कैसे। ये तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्यूब मिलके इस क्यूब को बनाए होंगे, तो स्मॉलेस्ट ये क्या है, यूनिट सेल। क्या बताइए, यूनिट सेल। और क्या है, पूरा का पूरा क्या बताइए, सेल। तो जो सेल होता है किसके बराबर, जो सेल होता है, जो सेल होता है बहुत सारे यूनिट सेल से मिलके बना होता है। जैसे घर में जो दीवार होती है बहुत सारे यूनिट से मिलके बनी होती है। देखो इस तरह से एक एक बेबी सेल है, बेबी सेल इसको बोलते हैं हम लोग। बेबी सेल का मतलब इससे छोटा सेल हो ही नहीं सकता, बहुत सारे बेबी सेल मिलके एक बड़ा बड़ा वाला सेल बना। ठीक है, तो बेबी सेल या यूनिट सेल बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से एक यूनिट सेल मिलके बहुत बड़ा सेल बना रहा है। तो यूनिट सेल क्या होता है, मिनिमम रिपीटिंग यूनिट होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। अब इसको क्यूब में ही पढ़ेंगे, इसलिए क्यूब जैसे बहुत बड़ा एक क्यूब था, तो जब उसमें से काटेंगे तो छोटा सा क्यूब आएगा ना, तो अगर बहुत छोटा आएगा। हाँ, तो बहुत छोटे की बात कर, इतना छोटा कि अब उससे छोटा ना कर सको, इतना छोटा कि उससे छोटा होगा ही नहीं। वही होता है कि कहोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल होगा। जब दिखाई देना बंद हो जाएगा तो सबसे छोटा हो जाएगा वो। तो सबसे छोटा जो यूनिट सेल होता है, जो सबसे छोटा सेल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। आ गया समझ में, लिख लिया, ये यूनिट सेल होता है। चलिए, अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफी इम्पोर्टेंट है, इसको मैं मिटाऊंगा, लिख लिया होगा शायद। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड है, बताइए क्या, यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग। चलिए, अब दूसरा देखेंगे कैसे, मैं बता रहा हूँ। अब मैं इसमें जो चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। चलिए देखिए कैसे कैसे इसमें जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, contribution of atom in unit cell, contribution of atom in unit cell, contribution of atom in unit cell। मतलब जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल, यानी जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल कैसे कैसे होगा उसको देखिए। ये बहुत हेडिंग है, मतलब किसी एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होगा वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या होता है,
जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, एग्जांपल तुमको अभी टाइम पास लगेगा लेकिन आगे इसका बहुत बड़ा हेल्प है, तुम इस एग्जांपल को समझ सकते हो। जैसे मान लो एक बैग है बच्चे का और उसमें हम लोग कितनी कॉपी रख सकते हैं, 10। एक बैग में कितनी कॉपी रख सकते हैं हम लोग, 10, बिल्कुल। लेकिन प्रेजेंट टाइम में उस बैग में कितना कॉपी है, तो कहोगे 5। प्रेजेंट टाइम में 5 कॉपी है और कितना लिमिट है रखने की, 10। तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी हो गई, 5/10, यानी 5/10 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 50%, यानी 50% तो फुल है। 50% फुल होने का मतलब 50% उसमें क्या है बताइए, 50% कॉपी और 50% जगह खाली है, कहेंगे बिल्कुल। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम का मतलब क्या होता है, किसी भी यूनिट सेल में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उस हिसाब से क्या हो, उस हिसाब से कंपाउंड का क्या बन जाए, उस हिसाब से कंपाउंड का क्या बन जाए बताइए, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैकिंग हो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस तरह से बनाएंगे कंपाउंड, इस तरह से एक यूनिट सेल बनाएंगे बातें। चलो भाई, अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक एटम हमने लगा दिया, अब इसका 1/8 पार्ट अंदर है। जैसे कैसे, एक बॉल है और इस बॉल का मान लीजिए हमने इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये 6 पार्ट हो गए और ये कितना हो गया, 8 पार्ट। 8 पार्ट हो गया। अब ए वाला पार्ट मैंने अंदर डाल दिया, इसके क्यूब किया। 7/8 पार्ट कहाँ है बेटा, बाहर। कहाँ है, 7/8 पार्ट बाहर है। ए वाला जो पार्ट है अपना, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, कहेंगे ये वाला पार्ट ही अपना क्या है बताइए, कहेंगे 7/8 पार्ट है। तो 1/8 पार्ट ए है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1/8 पार्ट। कितना होता है, 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट, यानी 1/8 पार्ट अंदर है कॉर्नर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना भाई, 1/8, 1/8। कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का कितना है, 1/8 है। और इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर कितना, 1/8, और 1/8 में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 12.5%। यानी किसी बॉल का 12.5% ही कहाँ आएगा बताइए, कॉर्नर पर रखेंगे। तुम कहोगे ऐसा क्यों, अभी इसके पीछे रीजन है, बताया जाएगा, अभी पेशेंस रख के सुनना है कि पूरा हम क्यों नहीं रख सकते, ये सब साइंटिस्टों वाली सोच नहीं रखेंगे। चलो समझे, चलिए दूसरा पॉइंट। अब यहाँ लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ, तो यहाँ पर हम लोगों ने एज पर 1/8 हमने रखा। अभी तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ बताइए क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ एज का मतलब इस भुजा पे, जैसे यहाँ पे एज पे अगर रख रहे हैं कोई चीज, तो इसका 1/4 ही अंदर होगा, बाकी 3/4 कहाँ होगा, बाहर। तो देखो इसका 1/4 ही हमने बनाया, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एज कितना होगा बेटा, 1/4। कोई एटम अंदर रखेंगे तो उसका 1/4 ही पार्ट एज पे आएगा, बाकी और पार्ट बाहर ही रह जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एज बताइए क्या हो जाएगा, 1/4। और परसेंटेज इसका अगर देखेंगे तो 1/4 इंटू बताइए क्या, 100%। इसका कितना आ जाएगा बताइए, 25%। यानी ये 25% अंदर है, बाकी 75% क्या है, बाहर। आ गया समझ में। चलिए तीसरा पॉइंट, अब इसको कैसे लिखेंगे, एज का कंट्रीब्यूशन ऐसे। अब एज का कंट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे, एज का कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, इसको भी बनाना जरूरी है, बाद में नहीं करना, समझ में नहीं आया, ये तो हीरोगिरी करोगे कुछ समझ में नहीं आया। चलो यहाँ पर क्या है, 1/4 पार्ट, ये क्या है, 1/4 पार्ट। चलो उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एक कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर था, कंट्रीब्यूशन ऑफ एज है, अब क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस। ये कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस है बेटा किसके बराबर, 1/2 के बराबर। किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। ये किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। एक मिनट रुक जाइए, ये लिखेंगे फेस इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब 1/2 इंटू
100 तो कितना करेंगे 50%। 50% फेस पर रहता है और 50% बाहर रहता है, उसको मैं ऐसे बनाऊंगा। देखिए 50% फेस है और 50% कहाँ है बाहर, इसको क्या बनाएंगे 1/2 पार्ट। कितना है 1/2 पार्ट, इस तरह से। तो मैं चलिए 4th पॉइंट लिखिए। तो फेस बेटा यहाँ पे है, कोई भी फेस मान लीजिए फेस यहाँ है, तो फेस पर क्या है हाफ है, इस तरह से मैंने हाफ को यहाँ पे रंग दिया। इसका 1/8 था तो 1/8 रंगा था, इसमें हम लिख देंगे 1/8। क्या लिखेंगे 1/8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, यानी हम दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 2 फिर इसमें 2। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर, जो सेंटर पे टर्म रहेगा 100% अंदर रहेगा, क्योंकि अंदर वाला तो सेंटर पे रहेगा ना। यहाँ पे लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर कितना हो जाएगा बेटा 1, कितना हो जाएगा 1। और इसको क्या करेंगे 1 गुणे 100, कितना आ जाएगा बेटा 100%। यानी 100% आइटम कहाँ है अंदर, 100% आइटम कहाँ है बताओ अंदर। चीजें को लिख, अंदर का मतलब इसको ऐसे बनाओ, पूरा का पूरा रंग दो इसको ऐसे, और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या है 100%। कंट्रीब्यूशन क्या है बताइए, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है 100%। क्या है कंट्रीब्यूशन 100%, 100% या 1, 100% या क्या होता है 1, 100% या क्या होता है बताइए 1। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग कैसे कैसे होगा, देखिए ध्यान से सुनिए। तो अब दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब यहाँ पर यूनिट सेल हमने सीख लिया, कंट्रीब्यूशन सीख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहला लिखिए प्रीमिटिव सेल या सिंपल यूनिट सेल। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम लोग सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, लिखेंगे सिंपल यूनिट सेल। कितने टाइप के सेल होते हैं, कुल 3 टाइप के हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले लिखेंगे सिंपल यूनिट सेल। ये क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल, इसको बोलते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल। प्रीमिटिव यूनिट सेल का मतलब, प्रीमिटिव का मतलब होता है बहुत पुराना, यानी बहुत पहले यही चलता था और कुछ नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं एससी। एससी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक। क्या होता है एससी का मतलब, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। इसके 4 नाम है टोटल, देखो 2 नाम, एससी लिखा रहेगा, एससी को भी आपको समझना है क्या, सिंपल क्यूबिक या सिंपल यूनिट सेल भी इसको बोलेगा, या प्रीमिटिव यूनिट सेल बोलेगा। ठीक है, इनके 4-5 नाम है इस तरह से, सिंपल यूनिट सेल, प्रीमिटिव सेल, एससी लिख देगा, एससी का मतलब सिंपल क्यूबिक, तो इसकी एक बार फुल फॉर्म भी लिख देगा। तो इस तरह से 4 नाम होते हैं। अब इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अब जैसे मान लो मैं कि ए यूनिट सेल प्रीमिटिव है। प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें जो एटम है वो कॉर्नर पर ही सिर्फ रहेंगे, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब शुरू में ये चैप्टर समझ में नहीं आता, आगे चल के भी समझ में आने लगेगा कि इसका मतलब क्या है, जब इससे न्यूमेरिकल करोगे तब ये समझ में आएगा। वैसे अभी चल रहा होगा कि क्या हो रहा है, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी जब एक न्यूमेरिकल कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल में जितने भी एटम होते हैं सब के सब कॉर्नर पे होते हैं इस तरह से, और एक दूसरे को टच करते हैं। मतलब मैं समझा नहीं, यस ये 8 कॉर्नर है। अगर मैं इसको
ये मैं लैटिस पॉइंट बना रहा हूँ, इसलिए मैं टच नहीं दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर बना के अगर रियल दिखाऊँ स्ट्रक्चर, तो इस तरह से इसका फुल स्ट्रक्चर आएगा रियल वाला। देखिए कैसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये सिंपल यूनिट सेल है। ठीक है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इस तरह। ये थोड़ा और बड़ा बड़ा बनाएंगे हम लोग, थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाए, ठीक है, ये इसको अच्छे से होना चाहिए। इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं दोनों। तो यहाँ पर इसका एज लेंथ क्या है, ए है। एज लेंथ क्या है बताइए, ए। और यहाँ पर जो एक कंपाउंड है, इनका रेडियस आर है, और यहाँ पे रेडियस कितना है, आर। तुम कहोगे 1/8 ही पार्ट तो है। तो बेटा ये वाला अगर मैं इसको 1/8 पार्ट बना दूं, तो भी रेडियस तो आर ही रहेगा ना। अब इसका रेडियस तो आर ही है, भले से 1/8 पार्ट है। तुम कहोगे 1/8 पार्ट है तो रेडियस कम नहीं हो जाएगी। नहीं भाई, रेडियस थोड़ी ना कम होती है 1/8 पार्ट। इस 1/8 पार्ट अगर अंदर है तो भी रेडियस आर ही रहेगी ना। रेडियस कितनी रहेगी, आर ही। अभी तुमको बेसिक चीजें पता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये रेडियस अभी भी आर ही रहेगी, जितना पहले थी उतनी अब भी है। यानी रेडियस अब पहले भी आर थी, अब 1/8 है तो भी आर ही है रेडियस। समझ में आया। तो इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस आर है। यहाँ पे मैं बोलूंगा 2r बराबर एज लेंथ। एज लेंथ कहोगे एज लेंथ क्यों, क्योंकि टच कर रहे हैं। अगर टच कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो आर है वो किसके बराबर है, ये दोनों रेडियस, इसका रेडियस आर और इसका रेडियस आर किसके बराबर है, ए के बराबर ही तो है। एज लेंथ के बराबर है, ए के बराबर है। यस। तो यहाँ पर 2r बराबर एज लेंथ, यानी 2r बराबर क्या है बताइए, ए। तो r बराबर क्या होगा, r बराबर हो जाएगा a/2। r बराबर क्या बताइए, a/2। तो एज लेंथ क्या है, यहाँ पर एज लेंथ है 2r, और 2r बराबर क्या है बताओ, a। 2r बराबर क्या है, a। और r बराबर क्या हो जाएगा, a/2। a/2। और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अभी भी और सारी बहुत सारी चीजें लिखेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखिए। इन केस ऑफ सिंपल एसपी, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यूनिट सेल, और इन केस ऑफ क्या लिखे हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट in case of simple unit, in case of simple cubic unit cell, atoms are present, atoms are present all corners, all corners of cube, all corners of cube। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई ये है, एक भी तुमको डिफिनेशन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी छूट गया क्वेश्चन नहीं फिक्स कर पाओगे। इसलिए लिखिए, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेल एटम्स आर प्रेजेंट ऑल कॉर्नर ऑफ क्यूब, सभी कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होता है। atoms are present all corners of cube and corner atoms are touch to each other, and corner atoms, और यहाँ पे लिखिए and corner atoms, and corner atoms are touch, and corner atoms are touch। corner atoms क्या करते हैं, आपस में टच करते हैं। क्या करते हैं आपस में, corner atoms आपस में टच करते हैं। समझ में आया, कॉर्नर एटम आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं। कॉर्नर एटम्स आर टच, कॉर्नर एटम आपस में क्या करते हैं बेटा बताओ, कॉर्नर एटम आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं बेटा। ठीक, चलिए अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पर अभी और भी एक चीज पॉइंट है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको आप लिख लिए होंगे मुझे पता है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ ऊपर वाले। चलिए और क्या लिखेंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे लिखेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन क्यूबिक, इन सिंपल क्यूबिक एसपी। तो क्या इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ होगा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन,
कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या लिखे हो, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड इनटू, बताइए क्या, कंट्रीब्यूशन, इनटू क्या, कंट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू क्या बताइए, कंट्रीब्यूशन, इनटू क्या बताइए, कंट्रीब्यूशन। इनटू क्या कर देंगे, कंट्रीब्यूशन कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, कंट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल है ना, और गुणे क्या कर देंगे, कंट्रीब्यूशन, क्या कर देंगे, कंट्रीब्यूशन। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जो यूनिट सेल में है वो उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ एटम को किस तरीके, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को किस से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल जेड से। तो जेड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल गुणे कंट्रीब्यूशन। तो जेड बराबर नंबर ऑफ एटम्स, हमने बताया कि सभी कॉर्नर पे हैं, 8 कॉर्नर है तो 8 एटम हो गया। कंट्रीब्यूशन इसका कितना होता है, 1/8। तो कितना आंसर आ गया, 1। इसका मतलब ये 8 क्या है, नंबर ऑफ एटम है, क्या है, नंबर ऑफ एटम। ये 1/8 क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर। और यहाँ पर है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कॉर्नर, प्रेजेंट इन कॉर्नर। मतलब जो डिफिनीशन में हमने बताया वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफिनीशन में हमने क्या बताया था कि नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर इसमें कितने इफेक्टिव एटम हो गए, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, सिंपल क्यूबिक के लिए। सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। चलिए, तो अब इतनी चीजें समझ में आई। ये हो गया ऑल अबाउट सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव सेल। यस, तो ये सब चीजें थी आपके सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल में ये सब चीजें। चलिए, तो अब ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीसीसी पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूब पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। तो आप लोगों को हमको ये बताना है क्या ये चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई।